सुप्रभात बेटा। अपना काव्य खंड का अंतिम अध्याय चल रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान। पिछले वीडियो में अपने सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय देख लिया था और परिचय के साथ साथ उसके 2 पद भी हमने पढ़ लिए थे। अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस कम किया जाएगा उसका भी पता नहीं है। अभी 40% का आया था कि 40% कम किया जाएगा, तो कौन से पाठ हटेंगे कौन से पाठ नहीं हटेंगे उनका भी अभी तक पता नहीं है। लेकिन अपने को अपनी पढ़ाई है वो लगातार रखनी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है मेरा नया बचपन, मेरा नया बचपन, इसमें कवयित्री ने बचपन को लक्ष्य करके कहा है कि बचपन का जो आनंद होता है वो अतुलित आनंद होता है, बहुत ही ज़्यादा आनंद होता है। और बचपन में जो आनंद और खुशी मिलती है वैसी खुशी और आनंद जीवन के किसी भी पड़ाव में नहीं मिलता है। तो कवयित्री बचपन को लक्ष्य करके आगे क्या कह रही है, बहुत ही अच्छी कविता है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। आगे कवयित्री अपने बचपन को लक्ष्य करके कह रही है रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। कवयित्री कह रही है कि बचपन में रोने में और मचल जाने में भी क्या मिलता था, अत्यधिक आनंद मिलता था। रोने और मचल जाने में अत्यधिक आनंद और खुशी प्राप्त होती थी। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तब रोने से आंखों में क्या आते थे, आंसू आते थे। तब रोने से आंखों में मोती जैसे आंसू थे वो गले से होकर के छाती तक पहुंच जाते थे। और वो आंसू कैसे लगते थे, जयमाला की तरह अर्थात माला की तरह प्रतीत होते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू, आंसू कैसे लगते थे, मोती के समान, जो गले से होकर के, आंखों के गालों से होकर के, गले से होकर के नीचे छाती तक आ जाते थे, जयमाला पहनाते थे। और वो निकलने वाले जो आंसू थे वो किसके समान प्रतीत होते थे, जयमाला के समान प्रतीत होते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा ली, जैसा है अभिधा का अर्थ निकल रहा है। ये अभिधा सप्तशती की आपकी कविता है। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया। आगे कवयित्री कह रही कि जब मैं रोने लग जाती थी तो मेरे रोने को देख कर के मेरी माँ थी वो घर का सारा काम काज छोड़ कर के मेरे पास आती थी। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, अपना घर का सारा काम छोड़ कर के, और जब मैं रोने लगती तो मेरी माँ मेरे पास आती और मुझे गोद के अंदर उठा लेती थी। झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। माँ मुझे गोद में लेती, गोद में लेकर के झाड़ पोंछ करती, अर्थात मेरे शरीर के ऊपर जो मिट्टी लगी हुई होती थी उस मिट्टी को वह पोंछती और मेरे आंसू से जो गीले गाल थे उन गीले गालों को वह चूम चूम करके अत्यधिक स्नेह और प्यार से उनको क्या कर देती थी, सुखाती थी और मुझे शांत और चुप कर देती थी। दादा ने चंदा दिखलाया नैन नीर ऋतु दमक उठे। आगे कवयित्री कह रही है कि मेरे दादाजी मुझे आकाश में क्या दिखाते थे, चंद्रमा दिखाते थे। मेरे दादाजी आकाश में मुझे क्या दिखाते थे, चंद्रमा दिखाते थे। जिस चंद्रमा को देख करके मेरी आंखों में चमक उत्पन्न हो जाती थी। यानी अब तक मेरी आंखों में जो आंसू थे वो आंसू समाप्त हो जाते थे और आकाश में चंद्रमा को देख करके मेरी आंखों में क्या उत्पन्न होती थी, चमक उत्पन्न होती थी। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे खिल उठे। और उस समय मेरे चेहरे पर मुस्कान को देख करके, प्रसन्नता को देख करके सभी घर वालों के चेहरे भी प्रसन्नता से चमक उठते थे, अर्थात सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे, वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बढ़ी हुई। आगे कवयित्री कह रही है कि इस प्रकार मेरा जो बचपन था वो अत्यंत सुखमय था, अत्यंत आनंदमय था। और अवस्था बढ़ने से वह सुख का साम्राज्य क्या हो गया, पीछे छूट गया और मैं कुछ लूटी हुई सी, कुछ ठगी हुई सी यौवन रूपी द्वार के ऊपर आकर के खड़ी हो गई। अर्थात मेरा बचपन था वो बीत गया और यौवन रूपी अवस्था प्रारंभ हो गई। तो जो आनंद बचपन में मिलते हैं वो कभी यौवन के अंदर, जवानी में नहीं मिलते हैं। तो वह सुख का साम्राज्य, यहाँ पर सुख का साम्राज्य किसको बताया गया है, बचपन को। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बढ़ी हुई। कवयित्री कह रही कि मेरा जो बचपन था वह धीरे धीरे क्या हो गया था, बीत गया था। और उस सुख के साम्राज्य अर्थात बचपन को छोड़ करके मैं आगे बढ़ रही थी।
परंतु अवस्था बढ़ने का जो सुख का साम्राज्य था वो क्या हो रहा था, पीछे छूट रहा था और मैं कुछ लुटी हुई सी, कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई यौवन रूपी द्वार के ऊपर आकर के खड़ी हो गई, अर्थात मेरी यौन अवस्था प्रारंभ हो गई। ये इनका अगला पद था। अगला पद देखते हैं। अगला बेटा चौथा है अपना, बचपन को लक्ष्य करके कवियत्री क्या कह रही है, लाज भरी आंखें थी मेरी मन में उमंग रंगीली थी। यानी लाज शर्म वगैरह कब प्रारंभ होती है, बचपन के बाद में, किशोरावस्था के अंदर लाज और शर्म आने लगती है। बचपन में किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं होती है। तो कवियत्री कह रही है लाज भरी आंखें थी मेरी, यानी कवियत्री का बचपन क्या हो गया था, बीत गया था। और बचपन बीतने के बाद में अब कवियत्री कौन सी अवस्था में आ गई थी, किशोरावस्था में। लाज भरी आंखें थी मेरी कि बचपन के बीत जाने के बाद में अब मेरी किशोरावस्था प्रारंभ हो गई थी और इस किशोरावस्था के अंदर मेरी आंखों में क्या भरी हुई थी, लज्जा भरी हुई थी। मन में उमंग रंगीली थी और मेरे मन में क्या थी, अत्यधिक उमंग और उत्साह भरा हुआ था। तान रसीली कानों में थी मैं चंचल छेल छबीली थी। आगे कवि कह रही है, कवियत्री कह रही है कि यौवन की उमंग से मेरे कानों में स्वर लहरी थी, वो उभरने लगी थी। तान रसीली कानों में थी मैं चंचल छेल छबीली थी। कवियत्री कह रही है कि यौवन की उमंग और यौवन की उमंग से मेरे कानों में क्या भरी हुई थी, एक स्वर लहरी भरी हुई थी। और मैं कैसी थी, मैं चंचल छेल छबीली थी और मैं अत्यधिक चंचलता से युक्त थी। मैं चंचल छेल छबीली क्या हो गई थी, बन गई थी। दिल में एक चुभन सी थी, चुभन का मतलब दुख, कसक, पीड़ा। दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी। आगे कवियत्री कह रही है कि इस आयु में, इस किशोरावस्था में मेरे दिल में एक चुभन सी थी, अर्थात मधुर बचपन के बीत जाने की एक कसक और पीड़ा थी, वो मेरे मन के अंदर बार बार क्या हो रही थी, उठ रही थी। दिल में एक चुभन सी थी, बचपन के बीत जाने पर बचपन के अत्यधिक आनंद और सुख का साम्राज्य समाप्त हो जाने की कसक और पीड़ा मेरे मन में थी। ये दुनिया अलबेली थी और किशोर अवस्था में आने पर ये दुनिया भी मुझे कैसी लग रही थी, अलबेली लग रही थी, अनोखी लग रही थी। नव यौवन के आने पर, यौवनावस्था के आगमन से ये सारी दुनिया मुझे कैसी लग रही थी, अनोखी लग रही थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। आगे कवियत्री कह रही है कि उस समय जीवन को लेकर मन में अनेक प्रकार के भाव उठ रहे थे, अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। मन में एक पहेली थी। इन बचपन में तो किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं था, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जैसे ही यौवनावस्था प्रारंभ होती है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, तो अनेक प्रकार की चिंताएं व्यक्ति को घेर लेती हैं। तो मन में एक पहेली थी। कवियत्री कह रही है कि मेरे मन में अनेक प्रकार के भाव और विचार उत्पन्न हो रहे थे, मेरे मन में अनेक प्रकार के भाव उठ रहे थे और इन सब के मध्य मैं अपने आप को कैसा महसूस कर रही थी, अकेला महसूस कर रही थी। क्योंकि बचपन में तो सभी क्या होते हैं, साथ देने वाले होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में किसी प्रकार की चिंता में कोई भी साथ देने वाला नहीं होता है। तो कवियत्री कह रही है कि इस नव यौवन अवस्था के अंदर, इस यौवनावस्था और किशोरावस्था के अंदर मैं अपने आप को कैसा महसूस कर रही थी, अकेला महसूस कर रही थी। ये बेटा अपना चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं। अगला बेटा पांचवा है, कवियत्री बचपन को लक्ष्य कर रही है और बचपन को लक्ष्य करके क्या कह रही है, मिला। यहाँ पर मिला किसके लिए है, बचपन के लिए। कवियत्री कह रही है कि बचपन तुम मुझे अवश्य मिले, खोजती थी जिसको मैं प्राप्त करना चाहती थी, जिसको हे बचपन ठगा दिया तूने। कवियत्री कह रही है कि हे बचपन तुम मुझे मिले, तुम मुझे मिले, जिसे मैं खोजती थी, उस बचपन में मिलकर भी मुझे क्या कर दिया तूने, छोड़ दिया। हे बचपन तुमने मुझे क्या कर दिया, छोड़ दिया। इस तरह बचपन ने मुझे क्या क्या दिया है, ठगा दिया, यानी मुझे धोखा दिया है। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। आगे कवियत्री कह रही है कि मानो बचपन ने ही जवानी के फंदे पर ला करके मुझको क्या कर दिया है, फंसा दिया है। हे बचपन, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। हे बचपन तुमने जवानी के फंदे में ला करके मुझको क्या कर दिया है, फंसा दिया है। अर्थात कवियत्री का जो बचपन था वो समाप्त हो गया था और उसकी यौवनावस्था प्रारंभ
हो गई थी, तो कवयित्री को बचपन के जो आनंद थे वो आनंद उसको यौवनावस्था के अंदर नहीं मिल रहे थे, वह खुशियाँ उसको नहीं मिल रही थी, इसलिए वह जवानी को किसके समान मान रही थी, फांसी के फंदे के समान अत्यधिक कष्टदायक मान रही थी। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। आगे कवयित्री कह रही है कि हे बचपन, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि जीवन में यौवन का काल है वो अत्यधिक ऐसा होता है, अनोखा होता है, अत्यधिक निराला होता है। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। कवयित्री कह रही है कि हे बचपन, मैं ये मानती हूँ कि युवा काल का जो समय है, जवानी का जो समय है, किशोरावस्था का जो समय है वो अत्यधिक कैसा होता है, निराला होता है। आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। आगे कवयित्री कह रही है क्योंकि इस यौवन काल के अंदर हृदय में आकांक्षा पुरुषार्थ और किसका उदय होता है, ज्ञान का उदय होता है, जो कैसा है, मोहने वाला है, अर्थात मन को अच्छा लगने वाला है। आकांक्षा यानी युवा काल के जीवन को निराला क्यों बताया है, क्योंकि युवा काल के अंदर ही हृदय में आकांक्षा पुरुषार्थ और किसका उदय होता है, ज्ञान का उदय होता है, इसलिए युवा काल का जो जीवन है उसको कैसा बताया गया है, निराला बताया है। तो कवयित्री कह रही है कि ये बचपन, मैं ये मानती हूँ कि जीवन में यौवन का काल है वो अत्यधिक अनोखा होता है, क्योंकि इस यौवन काल के अंदर ही हृदय में आकांक्षा पुरुषार्थ और किसका उदय होता है, ज्ञान का उदय होता है। किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। लेकिन कवयित्री कहती है कि किंतु ये यौवन एवं इससे उत्पन्न जो माया मोह है वो बहुत ही कैसा है, झंझट भरा है। क्योंकि माया मोह है, सांसारिकता कब उत्पन्न होती है, यौवनावस्था के अंदर उत्पन्न होती है। इसलिए कवयित्री कह रही है कि हे बचपन, ये इस यौवन काल के अंदर अत्यधिक माया मोह उत्पन्न होने के कारण ये जीवन मुझे कैसा लग रहा है, झंझट के समान लग रहा है, युद्ध क्षेत्र संसार बना। और इस जीवन के अंदर प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए ये यौवन काल का जो जीवन है वो युद्ध क्षेत्र के समान प्रतीत होता है, यानी हर वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। आगे कवयित्री कह रही है कि हे बचपन, मानव चिंता के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को किसके समान मानने लगता है, भार के समान मानने लगता है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, यानी बचपन के अंदर तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं हुआ करती थी, लेकिन कवयित्री कह रही है कि जैसे यौवन काल आता है तो यौवन काल आते अनेक प्रकार की चिंताएं व्यक्ति को घेर लेती हैं, अनेक प्रकार के भाव और विचार मन में उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसलिए कवयित्री कह रही है कि बचपन, इस युवा काल के अंदर अनेक प्रकार की चिंताओं में पड़ कर के मनुष्य को अपना जीवन भी किसके समान लगने लग गया है, भार के समान लगने लग गया है। आजा बचपन, एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। कवयित्री कह रही बचपन, तुम एक बार फिर से मेरे जीवन में आ जाओ, क्योंकि मेरा मन चिंताओं परेशानियों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। इसलिए इन चिंताओं और परेशानियों से घिरे हुए मन को तुम क्या प्रदान कर दो, निर्मल शांति प्रदान कर दो, अर्थात मेरे मन की समस्याओं को, मेरे मन की चिंताओं को तुम क्या कर दो, दूर कर दो। क्योंकि निर्मल शांति के समान जीवन होता है वो किसका होता है, बचपन का होता है। इसलिए कवयित्री कह रही है कि आजा बचपन, एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। कवयित्री कह रही है कि बचपन, मेरा जीवन है वो यौवन काल के कारण अत्यधिक चिंताओं से, परेशानियों से घिरा हुआ है, इसलिए तुम फिर से मेरे जीवन में आकर के और मेरे मन को शांति प्रदान कर दो। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। आगे कवयित्री कह रही है कि तुम मुझे सांसारिक व्याकुल व्यथा मिटाने वाली अपनी स्वाभाविक एवं सुख के और आराम प्रदान करने वाली शांति मुझे एक बार फिर से दे दो। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, मेरे मन की व्याकुलता को मिटाने वाली वह अपनी स्वाभाविक शांति मुझे प्रदान कर दो, ताकि मेरे जीवन की जो व्यथाएं हैं वो क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। आजा बचपन, एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। कवयित्री कह रही है, बचपन को लक्ष्य करके कह रही है कि हे बचपन, तुम एक बार फिर से मेरे जीवन में आ जाओ और फिर से मेरे जीवन में आकर के और मेरे मन के अंदर जो व्यथाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं को तुम क्या प्रदान कर दो, शांति प्रदान कर दो। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली,
मेरे मन की व्याकुलता को, मेरे मन के अंदर जो सांसारिकता और मायामोह भरा हुआ है, उस सांसारिकता और मायामोह की व्याकुलता को मिटाने वाली प्राकृत का मतलब स्वाभाविक शांति तुम फिर से मुझे दे दो, अर्थात मेरे जीवन की जो चिंताएं हैं वो समाप्त हो जाएं। इस प्रकार ये 5वां था। बाकी के जो पद हैं वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। इनकी आपको सप्रसंग व्याख्या भी करनी बेटा इनकी, और इनके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपको करने हैं। इसका प्रश्न मैंने शायद आपको पहले लिखा दिया था। धन्यवाद। जय हिंद।